अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट 301 की। आज हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे मिड टर्म की। तो कुछ लेक्चर्स जो है ना वो आज मैं आपको कवर करवा दूंगी, जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो देख लें लेक्चर नंबर 1 में क्या है, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए ताकि पेपर आपका अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है, ठीक है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट ओरिजिनली मीन्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास बेसिकली ऐसा वर्ड है जो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास कैलकुलेशंस का क्या हिसाब है, ठीक है। इसमें आप बेसिकली बताते हो पॉपुलेशन का साइज क्या आ रहा है आपके पास, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या होती है, बुनियादी शुमारियात होती है। इसमें आप लोग जो है ना वो हाई डाटा जो होता है ना, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होती है, आप उसको अरेंज करते हो, उसको कलेक्ट करते हो और फिर वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कहते हैं एग्जांपल देख लें, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड आर्म्स फोर्सेस। कहते हैं कि आपके पास जो है ना ये ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, पॉपुलेशन का साइज आपने बताना है कि एक जगह है, एक खित्ता है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ बताई इन्होंने चीजें, जैसे कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली अरेंज। कहते हैं कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना वो आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने कलेक्शन करनी है, आपने जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, नंबर्स के थ्रू आप जो है ना डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो आप अरेंज भी कर रहे हो उस डाटे को, इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, इन द सेकंड प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्ड एज अ डिसिप्लिन दैट इंक्लूड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा टू मेक इन्फ्रेंस एंड टू रिसर्च डिसीजंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसमें आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो ना डाटा इसलिए भी कलेक्ट कर सकते हैं कि आप डाटे को प्रोसेस कर सकें, जो आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसमें आप एनालाइज करें और जिस पर्पस के लिए आप उस डाटे को कलेक्ट कर रहे हो आप उस पर्पस को आइडेंटिफाई करके तो आप इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो गेट कर सको, ठीक है। फिर आ जाती है थर्ड, क्या रीजन हो सकती है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशंस, अ सिंगल क्वांटिटी दैट हैज बीन कलेक्टेड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। इसमें आपको स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन भी मिल जाती है कि आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हैं, आप उनको कैलकुलेट करते हो, फिर आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसमें से आप सेलेक्ट करते हो ना जिस डाटे को, वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। आपको सिंपल सी डेफिनेशन ये बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, आपके पास उसमें से जो आपको रिक्वायर्ड डाटा वो चाहिए उसके लिए आप उसमें से डाटा को गेट कर लेते हो। तो ये आसान बनाने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर डाटा अरेंज होगा तो आपको एक्सेस करने में आसानी होगी। फिर इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, टाइम शॉर्ट है आप सबको पढ़ सकते हैं, सिर्फ रीड कर लें क्योंकि पेपर में ये जो है ना करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं एटलीस्ट पूछते पर आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और लार्ज ग्रुप्स ऑफ डाटा। हमने पहले भी बात की कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा उसको हम अरेंज करने के लिए, उसके बिहेवियर को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इट इज नथिंग टू डू विद what is happening to a particular individual or objects of the aggregate। कहते हैं कि आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली उनको जो है ना इंडिविजुअल डाटा जो है ऑब्जेक्ट्स है आपने उनको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट और ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर्स। कहते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्वेशंस को, उस डाटे को एक जगह पे कलेक्ट करते हो जो कि सेम टाइप का डाटा होता है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ डाटा को आप जो है ना वो कलेक्ट करते हो, आप डाटे को ईजी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन को ईज करने के लिए, तो आप डाटा भी वैसा इस्तेमाल करेंगे जो सेम काइंड का होगा। स्टैटिस्टिक्स डील विद वेरिएबिलिटी दैट obscure underlying pattern. No two objects in this universe are exactly alike. If they were, there would have been no statistical problem। कहते हैं आप जो है ना डाटा इस तरह का जो है ना डील करते हो जो कि वेरिएबल, जिसमें वेरिएबिलिटी होती है, मींस कि डाटे में चेंजिंग होगी। अगर आप एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ डाटा को डील करने लग जाए तो फिर उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम तो ना होगी। डाटा डिफरेंट है, आप उसको जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हो, उसमें चेंजेस हैं, उसको लेके आप डाटे को जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हो।
फिर आपके पास जो है ना इसमें आ जाता है मीनिंग ऑफ डाटा। क्या होता है डाटा? आपके पास जो है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की हुई। आप जैसे इन्फॉर्मेशन किसी बंदे से पूछते हो, वो आपको मालूमात दे ही जाता है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो डाटा आ जाएगा जो रॉ फैक्ट्स है। जब आप उसको कलेक्ट कर लेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना, और ये भी कि डाटा का जो वर्ड है ना वो सिंगुलर वर्ड से निकला जिसका नाम डेटम है, बस। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशंस देखने इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन whether it is a physical measurement such as height or weight, a classification such as head or tail, or an answer to a question such as yes or no. Observations में कहते हैं आपके पास क्या होता है, आपके पास न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है इन्फॉर्मेशन की, हो सकता है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, फिजिकल मेजरमेंट आप उसकी ले सकते हो जैसे हाइट हो गई या वेट हो गया, या फिर आप उसका आंसर क्लासिफिकेशन के थ्रू दे सकते हैं कि ये यस या नो होगा, ठीक है, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास ऑब्जर्वेशंस है। और वेरिएबल क्या है, आ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। कहते हैं कि आपके पास ये ऐसी खसूसियत होती है ना वेरिएबल, कि वो एक ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल जो है ना वो चेंज होता रहता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे एज है तो वो एज तो नहीं रहती, एज चेंज होती रहती है ना, इसके साथ साथ पर्सन टू पर्सन एजेस चेंज होती हैं। वेरिएबल कैन अज्यूम अ नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हम जो है ना वेरिएबल किसी भी नंबर ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। भाई क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है ऐसा वेरिएबल है जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, ठीक है। और जैसे एज हो गई, वेट हो गया, आप सॉरी वेट है ना वो आप मेजर करते हो। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ना वो आपके पास ऐसा डाटा होता है जिसमें आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू इट्स क्वालिटी, ठीक है। जैसे आपके पास है किसी का आई कलर बताना है, क्वालिटी है ना किसी की बतानी, इंटेलिजेंस बतानी हो, सेटिस्फेक्शन, पॉवर्टी, इन सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। और क्वालिटेटिव का एक और नाम है एट्रीब्यूट, ये आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। फिर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ जाता है, ऐसा वेरिएबल आपके पास जिसको आप ये क्वांटिटी के साथ रिलेट कराता है। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में बी क्लासिफाइड और एज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अच्छा भाई कॉन्टिन्यूस ऐसा फंक्शन होता है जब आपने शुरू किया ना तो आप उसका फ्लो लेके चलते हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। लेकिन जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल, उसमें आप इंटीजर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन में आपको उन्होंने बताया, वह सिंपल आप इन डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल जिसको हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो देख लें। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेस इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट आ नॉमिनल स्केल। कहते हैं कि आपके पास जब आप किसी भी चीज को क्वांटिटेटिव वेरिएबल से कैटेगराइज करवा सकते हो तो वो आपके पास नॉमिनल स्केल होता है। जैसे आपने स्टूडेंट है, आप उसको क्लासिफाई करा सकते हो, या वो मेल है या वो फीमेल है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है ना इसकी एग्जांपल्स मजीद देख सकते हो। फिर उसके बाद ऑर्डिनल स्केल है। भाई आपके पास ये जो ऑर्डिनल स्केल होता है ना, पहली बात तो इसमें और नॉमिनल स्केल भी होगा ऑर्डिनल स्केल में, और उसके साथ क्या एडिशन होती है कि डाटा को आप अरेंज करते हैं सीक्वेंस और ऑर्डर के साथ। जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, या एक्सीलेंट होगी, गुड होगी, फेयर होगी या पुअर होगी, ऐसी नंबर्स हैं 1 2 3 या 4, तो आप उसको रैंक के साथ सीक्वेंस के साथ लेके चल रहे हैं। फिर आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल आपके पास जो है ना मेजरमेंट ऑफ स्केल प्रोसेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज। इसमें आपने कांस्टेंट इंटरवल साइज बताना होता है, लेकिन वो जीरो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। आप अच्छा आपके लिए यही है कि आप जो है ना इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें। टेम्परेचर मेजर्ड ऑन ईदर सेल्सियस और फॉरेनहाइट। अब देखिए टेम्परेचर है उसको हम सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं और फॉरेनहाइट में भी, तो ये आपके पास एग्जैक्टली 0 पॉइंट तो ना एग्जैक्ट पॉइंट तो ना। लेकिन रेशियो स्केल क्या आता है आपके पास, ये आपके पास इंटरवल स्केल तो होता है लेकिन इसके साथ आपके पास एग्जैक्ट ट्रू पॉइंट आ रहा होता है, किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर आ रहा होता है, बस। ये आपने डेफिनेशन उसको देख लेना। उसके बाद आ रहा है एरर ऑफ मेजरमेंट, उसमें है एब्सोल्यूट एरर। कैसे आप फाइंड करते हैं, आपके पास एब्सोल्यूट एरर को जब आप डिवाइड कर देते हो बाय ट्रू वैल्यू तो आपके पास क्या आता है, रिलेटिव एरर आता है। रिलेटिव एरर आप बस याद कर लें क्या उसका फॉर्मूला है, बस और कुछ भी नहीं करना इसमें। फिर आपके पास क्या आ रहा है, बाइज्ड और रैंडम एरर्स।
तो बाइस्ड एरर आपके पास ऐसा एरर होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली एंड consistently higher or lower than the true value। बाइस्ड एरर ऐसा एरर होता है जिसमें आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, उससे आंसर यहाँ हायर आ रहा है, यहाँ लोअर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा। बाइस्ड एरर अराइज फ्रॉम द पर्सनल लिमिटेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स, द imperfections in the instruments used or some other conditions which control the measurement। कहते हैं कि ये आपके पास एरर आ सकता है, हो सकता है कि वो किसी पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से आ रहा हो, आपने जितनी एक्सेस दी हुई है, या फिर आपने इम्परफेक्शन लिया, डाटा को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एरर आ सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास कहते हैं जो एरर्स होते हैं ना, इनको दूसरा नाम क्यूमुलेटिव और सिस्टमैटिक एरर्स भी है बाइस्ड का। अनबाइस्ड एरर आपके पास क्या होता है, देखिए, आर रिवील्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिपीटेड एंड दे टेंड टू कैंसल आउट इन दी लॉन्ग रन। कहते हैं ऐसे एरर आपके पास अगर आ रहे हैं जिसमें आप मेजरमेंट बार बार रिपीट कर रहे हो और वो कैंसिल हो रही, काफी अरसे से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कोई आपको जो है ना वो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती हैं, तो ये आपके पास कौन सी हैं, ये आपके पास अनबाइस्ड एरर्स हैं। दीज एरर्स आर देयर फॉर compensating and also known as random errors और accidental errors। जो आपके पास unbiased errors होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, random या accidental errors। फिर आपके पास आता है लेक्चर नंबर 2 को देख लें, उसमें क्या करने वाला है। लेक्चर नंबर 2 में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन है। भाई प्राइमरी डाटा आपके पास होता है रॉ डाटा, आपने कलेक्शन की डाटे की, और फिर आपने जब उसके ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग अभी नहीं की हुई तो वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन जब आप एक दफा डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसको आप किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो सेम डाटा आपने किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, उसमें से अपनी मर्जी की मालूमात निकलवाई, तो वो आपके पास होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो करने वाली चीज है वो है पॉपुलेशन की डेफिनेशन। आ स्टैटिकल पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ एवरी नंबर ऑफ ग्रुप्स पोसेसिंग द सेम बेसिक एंड डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बट वेरिंग इन अमाउंट और क्वालिटी। पॉपुलेशन आपके पास स्टैटिस्टिक्स में होती है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो आपके पास सेम जो है ना वो फील्ड में क्या लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो है ना कैलकुलेशंस होती है क्योंकि वो क्वालिटी के लिहाज से एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर फाइनाइट पॉपुलेशन बताई हुई है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन बताई हुई है। फाइनाइट पॉपुलेशन देख लें, आईक्यू हो गया चिल्ड्रन का स्कूल में। फाइनाइट ऐसी चीज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। इनफाइनाइट जो हम नहीं बता सकते, जैसे बायोमेट्रिक प्रेशर है। फिर है आ फ्लाइट ऑफ माइग्रेटिंग डक्स इन कनाडा। हम ऐसी चीज जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के जिम्मे में आती है। फिर आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि हाउ विल वी ड्रा सैंपल फ्रॉम आवर पॉपुलेशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो आपका उसका सैंपल कैसे ड्रॉ करोगे, तो कहते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन द फर्स्ट थिंग वी नीड इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन आवर पॉपुलेशन। जब भी आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए आपके पास पहले डाटा मौजूद होना चाहिए, आप उसको आइडेंटिफाई तरीके से कर सको, आप उसकी एक लिस्ट बना लें। जब हम डाटा की लिस्ट बना लेते हैं तो फिर उस लिस्ट का नाम हम दे देते हैं फ्रेम। और फिर अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई है तो आपको पता है जब लिस्ट बनी हो तो डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आ रहा है सैम्पलिंग एरर्स क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू इज टेक्निकली कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। कहते हैं वो जो फर्क आ रहा होता है ना आपके पास, जो आपने डाटा जो वैल्यू निकाली है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इन दोनों में जो आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो वो फाइंड करने का आपके पास फार्मूला है एक्स बार यानी मीन माइनस म्यू। ये जो आपके पास साइन है उसको हम क्या कहते हैं, म्यू पढ़ते हैं, जो म्यू आपके पास पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आ रहा है नॉन सैंपल एरर। Besides sampling error, there is a certain errors which are not attributable to sampling but arise in the process of data collection even if a complete count is carry out। कहते हैं कि आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर ऐसा होता है जो आपके पास डाटा की कलेक्शन के दौरान जो है ना वो अराइज होता है, और क्या करते हो आप उसको कंप्लीटली काउंट करते हो। मेन रिसोर्सेज है, कहते हैं कैसे आपके पास आ सकता है जो सैम्पलिंग एरर है नॉन सैम्पलिंग। द डिफेक्ट इन सैम्पलिंग फ्रेम, अगर आपके पास जो डाटा की लिस्ट थी उसमें डिफेक्ट है तो फिर ऐसा एरर आ सकता है। ठीक है, फिर है फॉल्टी रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स ड्यू टू पर्सनल प्रेफरेंसेस। आप पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर जो है ना वो रिपोर्ट जो बनी है उसमें मिस्टेक आ रही है, फॉल्ट्स हैं, तो फिर आपके पास डाटा जो है ना वो नॉन सैम्पलिंग एरर में आ सकता है। इस तरह से आपने कुछ रीड कर लेनी है, बस आपने स्टडी कर लेना, एक दफा रीड कर लेना बस। फिर है रैंडम
सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि आपके पास जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसमें से आप रैंडमली कुछ जो है ना डाटे को एक्सेस करते हो और उसके सैम्पलिंग कर देते हो, ये आपके पास रैंडम सैम्पलिंग होती है। थ्योरी ऑफ स्टैटिकल सैम्पलिंग रेस्ट ऑन द असम्पशन दैट द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल यूनिट्स हैज बीन कैरी आउट इन अ रैंडम मैनर। क्या आप देखिए ना, रैंडम मैनर, आपने किसी भी कोई भी डाटा, आपके पास इतने डाटा था, उसमें से कुछ लोगों को, आपके पास एक क्लास में इतने मेंबर्स है, उसमें से आप कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो खड़ा करते हैं, आप उनका एक ग्रुप बना देते हो, तो आपने रैंडम सैम्पलिंग कर लिया, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना वो आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देख लें कैसे फाइंड करनी होती है। अगर पेपर में आ जाए ना, शॉर्ट आता है 2 नंबर का कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दें, आपको 2 टेबल दे देते हैं और कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो देखिए, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी में से आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखनी होती है, और सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो आया हुआ है ना प्रीवियस आंसर, उसमें से आपने माइनस प्लस कर देना होता है आपने जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है। यानी कि ये वाला जो 6 है ना, इसमें से आपने इस 6 में इस 61 को आप प्लस कर दें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 67। अब इस 67 में आप 270 प्लस करेंगे तो 337 आ जाएगा। इस 337 में 491 को प्लस करेंगे तो 828 आ जाएगा। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो क्यूमुलेटिव, ठीक है। फिर आपके पास देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, आपने पेपर में आ जाता है कि फाइंड करें अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज मीन फाइंड करें। तो एवरेज मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला है, अगर आपके पास जो डाटा है वो जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, आपने याद रखना है कि डाटा 2 तरह का होता है। एक होता है डाटा आपके पास जिसको आप कहते हो ग्रुप डाटा, और एक होता है अनग्रुप डाटा। डाटा ग्रुप तब होता है जब उस डाटे में फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, और जिस डाटे में फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती उसको हम कहते हैं ये आपके पास डाटा है अनग्रुप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी मौजूद थी ना, एक्स और एफ मौजूद है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपने सिंपली ये वाला याद कर लेना है। क्या फार्मूला है, ये समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स चाहिए था, ये एक्स का टेबल है, ये एफ का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया टेबल बनेगा। अब उस टेबल का आपने सम लेना है, ठीक है, उस सम को आपने ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है सम ऑफ एफ पे, यानी कि ये जो एफ है ना, इसका सम भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इन सबको जमा करके ना, तो फिर आप एफ एक्स को एफ पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो ये बेसिकली आपके पास मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था। नेक्स्ट आ जाए आप, सॉरी देख लेते हैं हम, लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आपने डाटा की टाइप्स बतानी है। डाटा 2 तरह का होता है, एक आपके पास क्वांटिटेटिव है और एक आपके पास क्वालिटेटिव है। अगर से टाइप्स बताई हुई है, क्वांटिटेटिव में यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल आ रहा है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल आ रहा है, फिर उसमें आप परसेंटेजेस, पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स आ रहे हैं, जबकि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी में कंपोनेंट, बार चार्ट और मल्टीपल आता है। जबकि क्वांटिटेटिव है तो उसमें डाटा 2 तरह का होता है, यहाँ वो होता है डिस्क्रीट या फिर आता है कॉन्टिन्यूस। फिर डिस्क्रीट के आगे से टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ट। जबकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, हिस्टोग्राम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व आ रहा है। सिंपल, आपने इसको एक दफा देख लेना, करने वाला याद कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसा कुछ पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाए आप, भाई क्या चीज करने वाली है वो मैं आपको, पाई चार्ट में देखें। पाई चार्ट आपके पास ऐसा चार्ट होता है जिसमें आप डाटे को जो है ना वो पाई की फॉर्म में, ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में डाटे को आप रिप्रेजेंट करते हो। देखिए ना, जब आप इस तरह से डाटे को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं तो आपके लिए इजी होता है बताना कि डाटा जो है वो किस तरह से है और किसमें किसकी कितनी एवरेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाई चार्ट के लिए आपको मिल जाएगी परसेंटेजेस फाइंड करने का तरीका भी बताया हुआ है। ये देखें, पाई चार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है। मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन 2 है, एक उर्दू और एक इंग्लिश मीडियम, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन कर दी हुई है 719 और 481। अब इन दोनों का आप सम लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1200, ठीक है। अब आपने इसकी डिग्री, एंगल ऑफ डिग्री फाइंड करनी है, तो आपने इस 719 को लेना है और इसको डिवाइड करना है
1200 पर मल्टीप्लाई आपने 360 से कर देना है, क्योंकि पाई की कितनी टोटल आपके पास एक सर्कुलर एंगल आ रहा है ना, आपके पास एक पाई की शेप बन रही है, तो वो 360 के इक्वल होती है। तो आप 7/9 को लेंगे, डिवाइड आप 1200 पे करेंगे, मल्टीप्लाई आप 360 से करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये जो इन्होंने फाइंड किया है। इस तरह से 481 को लें, डिवाइड करें 1200 पे, मल्टीप्लाई कर दे 360 से, तो आपके पास 144.3 डिग्री भी आ जाएगा। तो ये बता देता है कि कितना जो है ना पार्ट बन रहा है इंग्लिश का और कितने उर्दू मीडियम है, ये बताने में आसानी हो जाती है। फिर सिंपल बार चार्ट है। बार चार्ट में क्या करता है, आप डाटा को जो है ना वो बार की फॉर्म में बताते हो कि कितनी जो है ना डाटा की लिमिट बन रही है, डाटा कितना जो है ना कितने परसेंट आ रही है। देखिए यहाँ पे बाइवेरिएट का इन्होंने एक टेबल बना के बताया हुआ, फ्रीक्वेंसी टेबल के 1965 में कितनी जो है ना वो परसेंटेज थी, क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है, फिर 1966 में क्या आ रही है, 67 में। इस तरह से आप 1 बाय 1 देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट किस हद तक हुई है। ठीक है, यही चीजें जो है ना यहाँ पे बताई हुई हैं। फिर ये कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है, कंपोनेंट बार चार्ट में आप एक ही बार के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हो डाटे को। जैसे इसमें देखिए बताया हुआ है कि आपके पास मेल जो है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कितने हैं, तो आपको बताने में आसानी होगी कि यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है ना उसको ब्लू से आइडेंटिफाई किया गया, उर्दू मीडियम को व्हाइट से। तो इसमें देखिए कि मेल्स में कितने परसेंट है, आपके पास ज्यादा जो पार्ट है वो इंग्लिश मीडियम है और कम जो है वो उर्दू मीडियम है। इस तरह से फीमेल में बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो इंग्लिश मीडियम है उसका पार्ट कम है और जबकि उर्दू मीडियम ज्यादा है। तो ये इस तरह से डाटा आप कंपाउंड वेरिएबल्स में आइडेंटिफाई करते हो। अच्छा, इस तरह से पेपर में वैसे ये आते नहीं, इतने खास नहीं पूछा जाता, कुछ एमसीक्यूज के तौर पे ये बस आप इसको देख लें। लेक्चर नंबर 4 है, उसमें आपको क्या बता रहे हैं, हाँ जी, इसमें रेंज का कॉन्सेप्ट है। पेपर में आपको दे सकते हैं डाटा जैसे इन्होंने गिवन किया हुआ है, इसके अलावा भी वो आपको जो है ना सिंपल दे देंगे कि 2 दे देते हैं, बड़ी एक वैल्यू दे देंगे और एक छोटी। मतलब ये कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक जो होगी ना वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो आपको बोलेंगे कि अगर आपने रेंज फाइंड करनी है तो करें, तो आपने क्या करना है, गिवन डाटे में से जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको लेना है और जो सबसे छोटी है इनको लेके तो माइनस कर लेना है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम में से मिनिमम को। ये देखें आपने यहाँ पे क्या किया, एक्स मैक्सिमम वैल्यू थी और एक्स नॉट मिनिमम थी, माइनस करेंगे तो आपके पास जो है ना वो रेंज आ जाएगी। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। फिर उसके बाद क्लास बाउंड्रीज बनानी बताई हुई हैं, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बनी हुई है आपके पास क्लास लिमिट और ये है आपके पास क्लास बाउंड्री। तो जब आपके पास पेपर में गिवन हो ना कि क्लास लिमिट दी हुई है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास यहाँ पे जो है ना वो ये जो है ना इन दोनों की वैल्यू सेम है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपका डाटा करेक्ट अभी नहीं है। तो आप उसको ठीक कैसे करते हो, ये आपके पास ये बना हुआ है। देखिए इसमें ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये दोनों, तो इसका मतलब है कि इधर आपके पास आप इसको कैसे बनाएंगे, जब आपके पास ऐसा डाटा आ जाए सबसे पहले ये करें कि आपने ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि 33 है ना, इसमें से 30 को माइनस कर लिया। जब हम माइनस करेंगे जो वो आपके पास वैल्यू आएगी ना उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। फिर जो वैल्यू आएगी ना उसको आपने प्रीवियस वाली में से, इस वाली में से माइनस करना है और इस वाली में आपने उसको ऐड करते जाना है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे की हुई है क्लास बाउंड्री में और क्लास बाउंड्री बना दी हुई है। होप सो आपको समझ आ गई होगी क्या करना है। आपने इस प्रीवियस वाली में से ऊपर वाली को, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको इस प्रीवियस वाली में से माइनस आगे वाली में जमा, फिर नीचे भी ऐसे होगा, प्रीवियस वाली में से माइनस आगे वाली में जमा। तो इस तरह से आपके पास करेक्ट क्लास बाउंड्री बन जाती है। फिर आगे जाता है आपके पास मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आप अगर मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईजी रही आपको करने में। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेपर में अगर आपको क्लास बाउंड्री और गिवन की हुई है और फ्रीक्वेंसी गिवन की हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपको सेपरेटली बता रही हूँ, क्वेश्चंस की सेंस को साइड पर रख के इस तरह का पेपर आता है कॉन्सेप्चुअल जरा ना। क्लास बाउंड्री गिवन की हो और आपको दिया हो फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर आपको उन्होंने मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हो। मिड पॉइंट की वैल्यू जो ना वो एक्स की होती है, वो आप कैसे करते हो, इन दोनों वैल्यूज को जमा करें, इन दोनों को आपस में जमा करें और डिवाइड कर दें 2 के ऊपर। ठीक है, जो आपके पास 2 वैल्यूज है ना ए और बी, इसको जमा करें 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं, ये एक्स की वैल्यूज होती हैं। फिर आपके पास जो है ना क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं।
लेक्चर नंबर 5 है, इसमें आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताएंगे। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इन दोनों टेबल्स का इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, इसको प्लॉट कर देते हो ना एक ग्राफ के ऊपर, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है कि आपके पास जो क्लास बाउंड्रीज है उनको आपने नीचे लिखना है और जो आपके पास आई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपने उसको यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपके पास वर्टिकली होती है और जो आपके पास मिड पॉइंट्स होते हैं, ये वैल्यू जो होती है ना मिड पॉइंट्स की, वो आपके पास ना हॉरिजॉन्टली आ रही होती हैं। यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो आपके पास मिड पॉइंट्स है उसको आपने हॉरिजॉन्टली अलॉट कर देना है और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना उसको आपने वर्टिकली कर देना है और फिर आपने बता देना है किसकी जो है ना कितनी रेंज आ रही है, उस लिहाज से आपके पास ग्राफ बन जाता है, वो आपके पास जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। फिर आपके पास कुछ कर्व्स हैं, ये है सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व कौन सा कर्व होता है, ऐसा कर्व जिसमें आप दो बराबर हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर, अभी लाइन जरा टेढ़ी हो गई है, दो बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी चीज को। सिमेट्री का मतलब होता है जो ना वो एक बैलेंस्ड होना। जैसे यहां से देखें, इस पॉइंट से यहां तक जितना आपके पास आ रही है ना कर्व, उधर से यहां से भी इतना ही आ रहा है, तो ये आपके पास है सिमेट्रिक कर्व। फिर आपके पास आता है पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, ये देखिए आपके पास यहां से बिलो है वैल्यू और यहां से आपके पास हाइयर है, तो ये आपके पास है पॉजिटिवली कर्व जब आपके पास राइट हैंड साइड की तरफ जो है ना वो कर्व ज्यादा हाईली हो। लेकिन जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा जो है ना वो कर्व होगा, वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली कर्व होगा। ये देखें ये वाला, ये आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड है और ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव में आपके पास लेफ्ट की तरफ ज्यादा कर्व है, जबकि राइट जो है ना नेगेटिव में क्या है, आपके पास राइट की टुवर्ड जो है ना वो कर्व की जो है ना शेप है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पीछे समझा दिया कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास 2 है, 2 में आपने 4 को ऐड किया 6 आ गया, फिर अभी 6 में आपने 14 को ऐड किया 20 आ गया। और फिर आपको कैसे पता चलता है कि ये करेक्ट बनी है, आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ये आपको पता चलता है जब आपके पास लास्ट वाली वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास करेक्ट बना हुआ, बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट फाइंड की हुई है आपने। नेक्स्ट आपके पास ये रेंज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रेंज भी सेम है, आपने फाइंड कर लेनी है, बताया जैसे मैक्सिमम में से मिनिमम को फाइंड करके तो फिर आपने फाइंड कर लेनी है। आगे आपके पास लेक्चर नंबर 6 आ जाता है, इसमें आपको बताया हुआ है स्टेम और लीफ का कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं, आपके पास कहते हैं दिस टेक्निक ऑफर्स अ क्विक एंड नोबल वे ऑफ सिमुलटेनियसली सॉर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा सेट वेयर ईच नंबर ऑफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपके पास स्टेम और लीफ 2 पार्ट में डाटा को आपने डिवाइड किया होता है इसमें, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आपके पास लीडिंग डिजिट 2 है ना, ये आपके पास स्टेम है और जो टेलिंग डिजिट्स है ना वो आपके पास है 43। तो आपने इनको सेपरेट कर लेना, यहाँ पे 2 आपके पास स्टेम है और 43 लीव है। जबकि या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 24 को आपने स्टेम कर दिया और आपने 3 को कह दिया कि ये आपके पास लीव पार्ट है, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है आपको कि कैसे आपने स्टेम लीडिंग डिजिट्स कर लेने हैं। आपने स्टेम में सिंगल सिंगल वैल्यूज ले रहे हो, जबकि आप लीव में वैल्यूज जो है ना वो ले रहे हैं मोर देन 1 वैल्यूज, ठीक है। डाटा को एक्सेस करके बताया हुआ है कि अरे की फॉर्म में डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब आप डाटा जो है ना वो लेते हैं, स्टेम वाला जो ले रहे हैं वो लीड कर रही हैं वैल्यूज डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या कर रहे हो, लीफ में ट्रेलिंग डिजिट्स ले रहे हो मोर देन 1 वैल्यूज, ठीक है, मोर देन 1 डिजिट्स ले रहे हो। फिर आपके पास इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, पेपर के लिहाज से जो चीज़ आ सकती है, वेरिएबल डाटा बताया हुआ है, रीडिंग एनी स्टैटिकल इंक्वायरी preliminary we need some means of describing the situation which we can confronted। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल डाटा बताया हुआ है कि आपके पास जो डाटा गिवन होता है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हो और वेरिएबल डाटा में किस तरह से आप चीज़ों को इंक्वायर करते हो, उसके सब मीन्स फाइंड करते हो और फिर डाटे को आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, पेपर में भी नहीं लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट है। एवरेज आ रही है, एवरेज आप कैसे फाइंड करते हो, सिंगल वैल्यू
विच इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ डाटा और अ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ होल। आप क्या करते हो, एवरेज। एवरेज बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास टोटल वैल्यूज जो गिवन होती है ना, उसको आप उसके सम पे डिवाइड कर देते ना, यानी कि सम फाइंड करके उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज वैल्यूज आ जाती होती हैं। तो ये इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। यहाँ पे आए हैं कुछ एवरेजेस फाइंड करने के तरीके, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीडियन एंड मॉड। ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसमें से आपको लॉन्ग बनता होता है पेपर में। तो 1 बाय 1 हम इसको जो है ना नेक्स्ट स्टडी भी करेंगे। अच्छा ज़रा ये मॉड की डेफिनेशन देख लें। मॉड क्या है? मॉड सबसे ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, मैं बताया ना, डाटा दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास डाटा जो कि है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। जब आपके पास डाटा अनग्रुप्ड है ना, वो इजीली आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे उन्होंने ये देखो डाटा दिया हुआ नहीं, अनग्रुप्ड है, इसके साथ कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। अब इसमें कौन सी वाली बार बार रिपीट हो रही थी? 9 रिपीट हो रहा था। तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो मॉड है वो 9 है। बाकी ये अर्थमेटिक मीन वगैरह जो है ना कि 1 बाय 1 डिटेल से नेक्स्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करने हैं, बहुत आसान है भाई। डॉट प्लॉट क्या, आपके पास जो वैल्यूज गिवन आ रही है ना, आप उनको विद द हेल्प ऑफ डॉट्स शो करवाते हैं। तो ये आपके पास डॉट प्लॉट है और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ ये देखिए मॉड का आपके पास फॉर्मूला है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आप इसको आगे फाइंड करना सीखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में जो है ना बताऊंगी कि कैसे हम फाइंड करते होते हैं मॉड। मॉड का फॉर्मूला देख लें, L प्लस fm माइनस f1 डिवाइडेड बाई fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई एच। इसका ये मतलब है कि आप जो फ्रिक्वेंसी है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, उसमें से आप माइनस कर देते हैं फ्रिक्वेंसी की ऊपर वाली वैल्यू को, और f2 जो होता है ना वो आपके पास लोअर वैल्यू होती है। यहाँ पे बताया भी उन्होंने, L आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, fm आपके पास फ्रिक्वेंसी की मॉडल क्लास है जो आप ले रहे हो वो वाली, और f1 क्या होती है उससे प्रीसीडिंग यानी कि उससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, और f2 क्या होती है उससे नीचे वाली, जो fm होता है उससे नीचे वाली वैल्यू होती है। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे ना फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। और एज क्या आ रहा है भाई? एज आपके पास इंटरवल आ रहा होता है, हाइट होती है टोटल वैल्यू की। जैसे यहाँ पे ये देखें टेबल है ना, इसको ध्यान से समझिएगा जरा। इसमें आपको उन्होंने दिए हुए कुछ इंटरवल्स, ठीक है, फिर क्लास बाउंड्री भी बनी हुई है, और फिर आपके पास है नंबर ऑफ कार्स दिए कि आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखें इनमें 2, 4, 8, 14, 8 और 2 है। अब इनमें सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 14 है। 14 है ना, तो आप 14 वाली लाइन को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यही वाली जो लाइन है ना इसी का काम है आगे सारा। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को पूरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गई सेलेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे दें, ये वाला जो फ्रिक्वेंसी है ना ये FM है। अब इससे जो प्रीसीडिंग होगी वो F1 होगी, और इससे जो बिलो होगी ना वो हमारे पास F2 है, यानी कि F1 4 है और F2 8 है, और FM क्या है? 14 है। अब आपके पास देखिए जो सी आपके पास फ्रिक्वेंसी की मैक्सिमम वाली लाइन होती है ना, उसी का जो है ना वो आप लोएस्ट इंटरवल लेते हो। L है, ये 35.95 क्या है आपके पास है, ये L की वैल्यू है। L भी ले लिया आपने, फिर प्लस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है ना, FM 14 था और F1 4 था, फिर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 क्या था? 8, वो ले लिया। और अब आपने हाइट बतानी है, हाइट कितनी है, तो हाइट यहाँ से फाइंड होगी। 36 में से 33 को माइनस करें, हाँ, तो आपके पास क्या आएगा? 3। इसी तरह से 3 में से 30 को माइनस करें, फिर भी आपके पास 33 में से 30 को माइनस करके भी 3 ही आएगा, यानी कि ये आपके पास एज है। सिंपल वैल्यूज को पुट करें और आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। मॉड फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो बस यही था आपके पास 6 वाला लेक्चर। 7 वाले में देख लें क्या है। अच्छा 7 वाले में अर्थमेटिक मीन आ रहा है। अर्थमेटिक मीन इज द स्टैटिस्टिशियंस टर्म फॉर व्हाट लॉमैन्स नो एज द एवरेज। भाई अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, आपने एवरेज फाइंड करनी होती है। तो इसमें सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, हर एक में यही आना है, ये जो एवरेजेस फाइंड करते हैं ना, आपके पास डाटा दो तरह का होगा, एक होगा आपके पास ग्रुप्ड और एक होगा अनग्रुप्ड। अब आपने ये ज़हन में रखना है, मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है कि जो ग्रुप डाटा होता है उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और जो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, यानी कि इन दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट आएंगे। जैसे हमने मॉड के 2 फार्मूलाज किए, जब आपके पास सिंपल आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन थी तो हमने कहा जो ज्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू वो आपके पास मॉड है, लेकिन जब आपके पास साथ फ्रीक्वेंसी गिवन आई, टेबल में डाटा आया, तो इसमें फिर हमने फार्मूला दूसरा लगाया जो भी मैंने आपको प्रीवियसली करके दिखाई एग्जाम्पल। अब यहाँ पे भी देख लें, कहते हैं आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, आप एक्स बार से इसको डिनोट करते हो, और फार्मूला क्या है? समेशन x ओवर n। ये तब लगता है जब आपके पास डाटा अनग्रुप्ड हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास टेबल की फॉर्म में डाटा आ जाएगा ना, नेक्स्ट
ये देखें, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन जो है ना, ये आपके पास होता है सम ऑफ एफ, ठीक है, इसको आप सम ऑफ एफ बी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये देखें, समेशन एफ एक्स ओवर सम एफ बी क्या लेते हैं आप इसको, या फिर सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन बी कह देते हैं। तो ये फार्मूला है आपके पास अरिथमेटिक मीन का। अब आपके एग्जांपल को देख के फिर करते हैं। एग्जांपल दी ना भला हमें यहाँ पे, यह हमारे पास है क्लास की इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी गिवन की। जब आपके पास इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी गिवन है तो एफ गिवन हो तो फिर आपके पास डाटा क्या होता है, डाटा आपके पास ग्रुप्ड है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्स ही नहीं है, तो हम कैसे सम ऑफ एक्स ओवर एन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से इनमें से मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और वही मिड पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू होंगी, यानी कि 30 प्लस 32.9 और डिवाइड करने 2 पे, जो आएगा वो x की वैल्यू होगी। एक और टेबल जो है ना यहाँ पे x का साथ बनेगा, ठीक है, उसको आप x का नाम दे दें, फिर वो वाली x की जो वैल्यू आएगी उसको fx के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखेंगे बता रहे हैं 1 बाय 1। आपने x कैसे फाइंड किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो आपके पास ये आ गया 31.45। फिर 35.9 को आप प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें तो 34.49 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जब x आ जाए उसको आप f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें और आप उसको जो है ना सम ऑफ f पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के साथ फाइंड करना। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, होप्स आपको समझ आ रही होगी। फिर ये आपके पास वेटेड मीन का फार्मूला, आपको w भी गिवन किया होगा और x भी, समेशन wx को मल्टीप्लाई कर दें सम ऑफ w से, तो आपके पास वेटेड मीन फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बैटरी मेरी जो है ना लैपटॉप की वो लो हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आगे से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।